भूमि अधिग्रहण बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि यूपी के विकास में अगर इसका विरोध करेंगे तो यूपी के विकास में भी कि उसकी भी गति धीमी हो सकती है? देखिए, देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र के कई मायने रखे गए हैं और लोकतंत्र की इस व्यवस्था में भारत के संविधान ने सबको अलग अलग अधिकार, अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी हैं। किसानों का जिस तरीके से अधिग्रहण बिल जिन विषयों पर लेकर के लोकसभा में लाया जा रहा है, हम समझते हैं कि देश के किसानों के लिए इससे घातक कुछ नहीं हो सकता। किसान जमीन देना चाहता है, वो अपने शर्तों पर देना चाहे तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये कह दीजिए कि हम किसान की ज़मीन ले लेंगे, उसके लिए न्यायालय तक के रास्ते बंद हो जाएंगे, आप मनमानी करेंगे, तो देश के और विश्व के किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसे कानून नहीं बने हैं जहाँ पर लोकतंत्र लागू है। और इस सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, दिल्ली की सरकार का, केंद्र की सरकार का, वो किसानों से तो कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब तो उन पूंजीपतियों से है जिन्होंने देश में चुनाव के समय इन्हें मदद किया है, जिन्होंने इनको पैसा दिया है। आज निर्णय जब इस बात को लेकर के करे जा रहे हैं कि देश के किस पूंजीपत घराने को इस निर्णय से कितना फायदा होगा, तो किसान हताहत होगा, मजदूर और गरीब होगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी। आज सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि 10 महीने के कोई एक निर्णय कोई बताए सरकार, लोग वाहवाही तो करते हैं, पीठ अपनी ठोकते हैं कि मैंने साहब तेल के रेट घटा दिए। कि आज हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जानता कि तेल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य घट जाने से हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या कच्चे तेल का जितना मूल्य घटा उसके औसत से केंद्र की सरकार ने तेल घटाया? तो नहीं घटाया। घट तो बहुत जाना चाहिए था, लेकिन उससे नहीं घटाया। तो किसको लाभ देने के लिए नहीं घटाया? फैसले हो रहे हैं, देश के बड़े पूंजीपति जा रहे हैं, देश के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनके लिए समझौते कराए जा रहे हैं। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ वहाँ है कि देश की बहुसंख्यक आबादी जो कृषि पर आधारित है, किसान है, मजदूर है, उनके हितों को कितना सामने रख करके फैसले लिए जा रहे हैं। आज देखना इस बात की है, अफसोस है इस बात का कि जिस कल्पना से, जिस भावना से लोगों ने वोट देने का काम किया था, आज उनके विपरीत फैसले लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए देश के करोड़ों गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि अगर इसका विरोध किया गया तो उत्तर प्रदेश में भी निवेशक जो है वो कम हो जाएंगे? तब कैसे कम हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने देखा कि अभी आगरा वे एक्सप्रेस में भूमि का अधिग्रहण किया, 4 गुना हमने उनको मुआवजा दिया, और एक भी किसान इस सैकड़ों किलोमीटर की दूरी की सड़क में एक भी किसान ने इतराज नहीं किया। खुशी खुशी उसने जमीन दिया। हमने तो ऐसा कानून नहीं लाए थे कि आपको देना ही पड़ेगा, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोगों ने दिया। हम उनके लोकतांत्रिक जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के, उसे हम छीने, ये गलत होगा। व्यक्ति की अपनी जमीन है, देने का अधिकार तो उसको रहना चाहिए, सर्वोच्च स्थान उसका है। हमको जमीन चाहिए निवेश के लिए, बिल्कुल किसान देता ही है और लोग लेते भी हैं, लेकिन आप उसके मौलिक अधिकारों को ख़त्म करके, किसान को समाप्त करके, किसान की मर्यादा, किसान के सम्मान, किसान के अधिकार को समाप्त करके आप लेने की बात सोचें, यह गलत है और हम समझते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग, आप विज्ञान प्रौद्योगिकी है आपके पास में, क्या ऐसे नए आपके जो आगे चल के फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश में युवाओं को आगे बढ़ाएंगे? आप खुद स्वयं युवा हैं, तो आपने क्या अपनी सोच रखी उस बारे में बताइए हमसे। देखिए, हम सबका एकदम मानना है इस बात का कि आज पूरे विश्व में साइंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और कोई देश बिना साइंस टेक्नोलॉजी के बिना सहारे आगे नहीं बढ़ सकता। और दुनिया के जितने विकासशील देश हैं, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, आज वो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। देश में इस विभाग की और इसके कार्य की बहुत संभावनाएं हैं। आज बड़ी संख्या में नौजवान देश में रिसर्च करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी योग्यताएं भी रखता है और उसकी रुचि भी है। और उत्तर प्रदेश में इसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार
उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश में पहली बार ऐसी नीति बनाने का काम किया कि बायोटेक नीति पहली बार देश के किसी राज्य ने, उत्तर प्रदेश ने बनाई अपनी। ये नीति कहीं गुजरात में, महाराष्ट्र में, किसी राज्य में ने नहीं बनाई कि जिससे निवेश बढ़े और ऐसे लोग हमारे यहाँ आए। जो हमारे नौजवान हैं, बाल वैज्ञानिक हैं, ये आगे बढ़ें, प्रोत्साहित हों। इसके लिए पहली बार हमारे विभाग ने जिले जिले में बाल वैज्ञानिक मेला लगा करके बाल वैज्ञानिकों को भी पुरस्कृत किया। विज्ञान पुरस्कार को पहली सरकार है जिसने 1-2 गुना नहीं 5 गुना बढ़ा दिया राशि। जो 1 लाख थी उसे 5 लाख करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। तो इस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम सबका की भी भावना ये है कि आज ये लोगों की एजुकेशन में साइंस की अनिवार्यता हो। नौजवानों से भी है, पढ़ने वाले बच्चों से भी है कि वो साइंस पर विशेष ध्यान दें। इसलिए बिना साइंस के आने वाला जो जीवन है वो अधूरा रहेगा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक भरोसेमंद चेहरों में से हैं, युवा हैं, तो ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या आगे आपकी प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, हम लोग तो सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी जात वर्ग धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं। और पार्टी के प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष होने के नाते जिलों में जाना होता है, बैठकें होती हैं, संवाद होता है, सम्मेलन होते हैं, रैलियां होती हैं, विचार विमर्श होता है, डिबेट होती है। और हमें लगता है कि जो खासकर ब्राह्मण है आज वो देश का विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, एक अच्छा विकसित राज्य चाहता है, अच्छी सड़कें चाहता है, अच्छा पावर चाहता है। और उसकी ये समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ पर अगर कोई काम कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी का जो अपना व्यक्तित्व है, मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, आज हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक वो सिंबल बनता चला जा रहा। और विपक्ष भी ये मानने को आज मजबूर हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस सरलता से, जितनी निष्ठा से और जितनी मेहनत और तेज़ी से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश देश के ही नहीं बल्कि विश्व के उन विकसित राज्यों में एक होगा जो सारी चीज़ों से संपन्न होगा। सबको रोजगार होगा, सबको शिक्षा होगी और सबको खाने के लिए रोटी और छत होगी। आज इस दिशा में समाजवादी पार्टी की सरकार, चाहे लोहिया आवास के माध्यम से, चाहे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, चाहे 71,000 उन शिक्षकों को नौकरी देने पर, चाहे लखनऊ में मेट्रो लाने के नाम पर, और चाहे चिकित्सा में 108, 102 एम्बुलेंस देने के नाम पर, और चाहे ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा कर देने के नाम पर, तमाम मुद्दों पर आज बहुत तेज़ी से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अंतिम सवाल मेरा, अभी अंबेडकर जयंती थी, उसको लेके कई सारी बातें सामने आ रही थी कि पहले बहुजन समाज पार्टी इसको एक त्यौहार की तरह मनाती थी, अब समाजवादी पार्टी भी कर रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये क्या इसमें भी पॉलिटिक्स की कोई जरूरत है, राजनीति होनी चाहिए इन सब बड़े बड़े पुरोधाओं को भी लेकर? देखिए, जहाँ तक अंबेडकर का सवाल है, अंबेडकर जी इस देश की एक महान विभूति थे। पूरा देश उनका सम्मान करता है, पूरा देश उनका अनुयायी है। उनको किसी जात, वर्ग और धर्म से जोड़ करके देखना अंबेडकर जी जैसी शख्सियत का अपमान करना है। अब जैसे पूरे देश में जो लोग राम और सीता की बात करते हैं तो पूरा देश नमन करता है, लेकिन जब आरएसएस और भाजपा के लोग उनकी बात करते हैं तो पूरा देश संदेह करता है। वैसे बसपा की स्थिति है कि जब पूरा देश अंबेडकर जी की बात करता है और कोई भी बात करता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बसपा जब केवल अंबेडकर जी की बात करती है तो उसमें राजनीति की बू आती है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने और एक समाजवादी अंबेडकर जी का बहुत सम्मान करता है और वस्तुतः और वास्तविक रूप से अंबेडकर जी के सिद्धांतों का परिपालन करने का काम केवल समाजवादी करती है, जो समाज के पिछड़े, उन दलित, उन गरीब और उन अंतिम व्यक्ति की बात करता है। जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, एक सवाल है आज कि एक गांव का कि वो गरीब महिला जिसको दलित के नाम पर, बसपा के नाम पर, हाथी के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर वोट मांगा जाता है, उसके तन पर एक सही धोती भी नहीं है, साड़ी भी नहीं है। 2 दिन से वो भूखी है, उसको रोटी भी नहीं मिली। आज़ादी के 68 साल बाद बीत जाने के बाद 2-2 बार 3-3 बार बसपा की सरकार बनने के बाद उसकी छत की चिंता मायावती जी ने नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान का ये दलित जानता है
कि मायावती जी जिस मकान में रहती हैं उसकी क्या कीमत है, मायावती जी जो जेवरात पहनती हैं उनकी कीमत क्या है, मायावती जी से मिलने के नाम पर चंदा कितना है, मरने के बाद मायावती जी को वहाँ ले जाने में शोक संवेदना में चंदा कितना है, मायावती जी की गाड़ियाँ कितनी हैं, उनके शौक कितने हैं, इसको क्या हिंदुस्तान का दलित नहीं जानता। उसके लिए मायावती जी को अपने उन दलितों के आंखों में आंसू पोंछने के लिए उनके लिए तन पर कपड़े की व्यवस्था करनी होगी, उनको छत की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लखनऊ के केवल मैदानों में, पार्कों में मूर्तियां लगवा देने से अगर उन गरीबों को छत मिल जाए, उन गरीबों को 2 जून का निवाला मिल जाए, तो हम भी मायावती जी को मानते हैं। लेकिन इससे तो होगा नहीं। आज क्या पूरा हिंदुस्तान का दलित ये नहीं जानता है कि केवल दलित के नाम पर उसको ठगा गया, छला गया, उसको एक जात विशेष के नाम पर काम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मनोज पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अंबेडकर के नाम पे बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।